हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर जीके की क्लास मॉर्निंग में सुबह 11 बजे यहाँ पर आपको दी जा रही है। साथ में जो लोग यहाँ पर एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी करते हैं वो रात को 9:30 बजे अपना टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, जो कि फुल टेस्ट पेपर होता है, जो कि पूरे की पूरे 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सोल्व कराते हैं। साथ में यहाँ पर देखा जाए थ्योरी की क्लास है और आपकी पीवाई की क्वेश्चन जो आपके अभी एग्जाम में आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके हुए, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी है ना, एलटी ग्रेड हो गया, आपका केवीएस आपका हो गया, डीटेल्स हो गया, इन सब की जो पीवाई की क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पर करा जाते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को वेलकम है, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में है। तो काकरा पार जो आपका परमाणु विद्युत संयंत्र है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय शक्ति केंद्र, है ना, इसकी स्थापना देखा जाए तो सर जी आपके गुजरात में है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में। स्थापना सर जी कब हुई थी? तो आपके 1993 में आपकी हुई थी, 1993 में, ठीक है, ये चालू हो गया था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी या अन्य राज्यों में भी क्या नाभिकीय संयंत्र केंद्र हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे कोटा में जाएंगे, है ना, यानी राजस्थान में कोटा जो आपका है, कैगा जो कि कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में तारापुर पड़ता है और आपके उत्तर प्रदेश में नरौरा, ये नाभिकीय संयंत्र है जो आपकी हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन भारत में जो प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? जवाब देंगे सभी लोग। चलिए, सभी का वेलकम है, स्वागत है। यहाँ पर आप कहेंगे सर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर 1919 में। याद होगा शौकत अली और मोहम्मद अली तुर्की द्वारा, है ना, तुर्की जो खलीफा थे उनके समर्थक में चलाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शौकत अली, मोहम्मद अली द्वारा ये तुर्की के खलीफा के समर्थन के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। अगर पूछे सर असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें से देखा जाए तो सर नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। याद रखना है, जो आपके मलाला यूसुफजाई थी, पाकिस्तानी की नागरिक, है ना, उनको भी आपको दिया गया था, साथ में दिया गया था। यानी पाकिस्तानी नागरिक जो आपकी थी यूसुफजाई के साथ इनको शांति के नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। अगर आपसे पूछे सर जी पहला आपका जो कह सकते हैं कि पुरस्कार था नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो कि 1913 में साहित्य के लिए दिया गया था, ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। ये आपका मंदिर जो आपका है सर जी, याद रखना है, मार्कंडेश्वर है। क्या नाम है? मार्कंडेश्वर आपका है, मार्कंडेश्वर। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, गढ़चिरौली जिला, गढ़चिरौली जिला पड़ता है महाराष्ट्र में। वहीं पर जिले में एक गंगा नदी बहती है, बेन गंगा। तो बेन गंगा नदी के तट पर ही आपका स्थित है मार्कंडेश्वर मंदिर, ठीक है, जो कि विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो INA यानी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया था, देखा जाए तो सर जी ये आपका था लाल किला यानी दिल्ली में चलाया गया था, जो कि नवंबर 1945 में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस मुकदमे में जो अभियुक्त आपके थे वो 3 अधिकारी थे। एक मेजर शहनवाज थे, कर्नल गुरुदयाल सिंह थे और आपकी कर्नल प्रेम सहगल थे, ठीक है ना। तो इन पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी एक ऐसी नदी है कि इसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल मिलेगा लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड लेवल में आपको मिलते हैं। यानी क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा लेकिन क्वेश्चन को घुमाकर पूछने का तरीका UPPSC ही आपसे करवा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का जो ऑप्शन है ना, वो आपका आंसर हो जाए आपका लूनी नदी है। यानी लूनी नदी जिसको खारी नदी कहते हैं, अभी तक आपने यही पढ़ा है कि खारी नदी है, लेकिन आज के इस क्वेश्चन में ये भी पता चला कि सजी इस नदी के ऊपरी वाला जो आपका ऊपरी भाग में जो होता है, ऊपरी मार्ग में, वो आपका मीठा जल होता है और इसके निचले वाले भाग में जो खारा होता है, भारी होता है, वो नीचे आपके खारे जल होता है। तो ये सजी आपकी लूनी नदी है, याद रखना है, इस बात को दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है ना। निकलती कहाँ से है? तो अजमेर के निकट जो अरावली श्रृंखला है वहाँ से आपकी नागा पहाड़ी से निकलती है। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां में आपकी जो सुरसुती है इसमें से मिल जाती है, बाद में लूनी कहलाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने अंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध आपका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जो आपका दिया गया अंश नहीं दिया है, यहाँ पर भ्रंश हो जाएगा। भ्रंश घाटी के लिए जाना जाता है, तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सर दामोदर नदी आपकी है, दामोदर नदी है ना। प्रश्न में देखा जाए तो दामोदर नदी जो आपकी है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जानी जाती है। बाकी वैसे तो आपने नर्मदा भी पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। साथ में अगर आप लोग हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, मात्र 99 में अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें फुल नोट्स भी आपके होंगे, हाईलाइट नोट्स होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। साथ में 3D नोट्स जो आपके प्रमुख कवि और रचनाएं हैं, जीवन परिचय, 25 एग्जामों के टेस्ट सीरीज भी है, क्लास नोट्स है, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब मिल जाएंगे हमारी हिंदी साहित्य की PDF में। ऐप में जुड़कर अपना परचेज कर लीजिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो सर ये पारित किया गया था 1872 में। कब किया गया था सर? 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके अंतर हुआ क्या था, जो अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। साथ ही इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी एक व्यक्ति एक ही पत्नी रख सकता है, 2 4 10 पत्नियां नहीं रख सकता है। तो ये आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो जैव मरुस्थल की जो संज्ञा दी गई है सर जी यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो आपकी दामोदर नदी है। याद रखना है प्रश्नगत में नदियों में जो दामोदर नदी है प्रदूषण के कारण जैव मरुस्थल कही जाने लगी है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। हमने कहा है कि आपके लेवल और स्टैंडर्ड लेवल आपको मिलेगा, है ना। आप जुड़ेंगे तो आपको वही पढ़ने को मिलेगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि हम आपके लेवल को ही यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो भैया आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका सजी जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है, कौन है? पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों के शिकार के लिए मतलब मार दिए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं, है ना। आप देखते होंगे जब आपको टीवी में दिखाया भी जाता है ना, तो जानवर आपके होते हैं, तो मतलब प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के लिए मारा जाता है। तो ये आपका सवाना क्षेत्र में आपको है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य दिया गया है? यानी सर ये जो इकोसिस्टम होता है यानी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र आपसे कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादन पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं, गलत हो जाएगा। शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। यानी इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य दिया गया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रत्येक पोषण स्तर होता है आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की ह्रास होती है, इसी कारण उत्पादों की संख्या क्या होती है? उपभोक्ताओं से अधिक हो जाती है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है, यानी इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन इतना घुमा के दिया है जिसका आंसर ऐसे लगाना पॉसिबल नहीं था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से जो कह सकते हैं परिवर्तित पर्यावरण होता है उसे कहते क्या हैं? चलिए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण यानी देखा जाए तो आपका प्राकृतिक पर्यावरण अलग हो गया, लेकिन मनुष्य जब छेड़छाड़ करता है इसमें से तो भैया आपके वातावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, वही परिवर्तित पर्यावरण क्या जो कहलाता है, इसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण इसको कहा जाता है, साथ ही याद रखना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या होगा? बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण आपका है? यानी जैविक सूचक की अगर हम बात करते हैं तो जैविक सूचक में यहाँ पर देखा जाए जो आपके लाइकेन्स होते हैं, यानी वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक का जो प्रसिद्ध उदाहरण होंगे वो आपके हो जाएंगे लाइकेन हो जाएंगे। यानी कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये वायु प्रदूषण के अति संवेदी होते हैं, ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, लाइकेन्स होते हैं। यहाँ पर देखो दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर आपका स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आपकी हुई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन आपका है, और इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक, है ना, कह सकते हैं कई डॉलर से अधिक राशि का निवेश करना। यहाँ पर 14 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका दोस्तों याद रखना है, ये नई दिल्ली इसका जो आंसर, सॉरी नई दिल्ली नहीं, यहाँ पर जो आपका गुरुग्राम है, कहाँ है? गुरुग्राम आपका है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वो आपके गुरुग्राम में आपका है, हरियाणा में है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है
कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से किसमें कैल्शियम पाया जाता है। चीनी मिट्टी है, कोरंडम है, जिप्सम है और आपका टैल्क है। तो आपने जिप्सम को देखा होगा, है ना, जिप्सम को देखा होगा, सफ़ेद होता है। इसको जब हीट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम तो होता ही होता है। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो प्रोटीन नहीं है। यानी इनमें देखा जाए कौन सा पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका बाल है ना, स्पाइडर जो सिल्क होता है यानी लूता रेशा है, और आपके खुर हैं। लेकिन सर जी जो कपास है ना, कपास ये प्रोटीन नहीं है। जैसे आपके बॉडी में जो बाल होते हैं कहीं ना कहीं प्रोटीन के अंश ही आपके होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका दिया गया है कपास, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपका सस्पेंस में आपका है, यानी इसका आंसर क्या हो सकता है। एग्जाम में अगर आप बैठेंगे ना तो क्वेश्चन में आधे ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे, भले ही यहाँ पर आपको सरल लग रहा हो। तो कपास में आपका प्रोटीन नहीं होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। हम आपको क्लासें भले ही कम आपको दें, लेकिन जितनी भी क्लास आपको दे रहे हैं वो सब बिल्कुल सिलेक्टेड आपके क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर दिया गया हो तो आप कहेंगे सर ये जो आपका होता है अग्न्याशय, क्या होता है सर, यहाँ पर जो अग्न्याशय है ये बहिःस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। और अग्न्याशय के दो कार्य होते हैं। जो पहला होता है बहिःस्रावी, ये पाचन में सहायक होता है। जो अंतःस्रावी होता है ये शर्करा को विनिमित करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहीं पर जो अंतःस्रावी जब काम करना बंद कर देती है शर्करा वाला, तो ये शुगर की बीमारी हो जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल खड़े खड़े चावल होना चाहिए, बिल्कुल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, पैलेसर धान मशीन से उसको कुड़वा लेते हैं, तो उसके ऊपर का जो लेयर होता है वो खत्म हो जाता है ना। तो पालिश के हुए जो चावल है ना, उसके उपयोग में से एक रोग हो जाता है, और ये रोग सर जी आपका होता है बेरी बेरी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं बेरी बेरी रोग कहा जाता है। याद रखना, बेरी बेरी रोग कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो ये शरीर में जो थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार हो सकता है, ठीक है ना। विटामिन B1 की कमी के कारण ये सब चीज़ें आपकी होने लगती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित आपका नहीं है। तो देखिए 19 नंबर में पहला ऑप्शन है विटामिन B दिया गया है। तो भैया विटामिन B है और नीचे भी विटामिन B दिया गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए इसको हम आपको क्या कर देते हैं, सुधार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर विटामिन B6 हो जाएगा, यहाँ पर विटामिन B2 आपका है, और E और K आपका बराबर है। आप मिलान करिए कौन सा सही नहीं है 19 नंबर में। तो पहला दिया है विटामिन B6 है धान की चोकर यानी राइस बैन जो आपका दिया है धान की चोकर। विटामिन B2 दिया है कॉड यकृत तेल। देखिए आपका यहाँ से आपका बात क्या हो गई, गलत हो गई, है ना। यहाँ से गलत हो गया है, क्योंकि आपको मालूम है कॉड तेल जो आपका है मछली की यकृत से आपका एक आहार पूरक होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। विटामिन E होता है गेहूं के जो अंकुरित है ना तेल हो गया। विटामिन K आपका अल्फा अल्फा जो आपका हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आपने पढ़ लिया है तो सही कर लोगे, नहीं तो फिर आपको तो भी दूसरा इधर उधर भी लगा सकते हो ना। तो इसका आंसर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से अभाव होता है। तो दोस्तों याद रखना है कि माँ का दूध जो होता है नवजात को लगभग सब कुछ आहार संपूर्ण आहार मिलता है, लेकिन इसमें लौह पोषक तत्व का अभाव होता है। यानी लौह जो आपके पोषक तत्व होते हैं इनका अभाव होता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए जब प्रारंभिक में जब दूध स्राव होता है तो उसके आरंभिक दिनों तक जो दूध निकलता है उसमें खीस, उसे खीस कहते हैं, स्तन या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षित तत्व होते हैं, इसलिए शिशु को उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, है ना। तो सब कुछ तो इसमें आपका बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सब चीज़ें होना जरूरी है। जिंक, कैल्शियम, विटामिन A, विटामिन B2, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब आपकी प्रचुर मात्रा में होंगे, लेकिन लौह से आपके तत्व क्या होता है, अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, ये कहा था केसी व्हीलर ने। किसने कहा था सर, एक ऑस्ट्रेलिया के संविधानविद आपके थे केसी व्हीलर ने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य आपका है। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं, बताइए साथी। यहाँ पर कहेंगे सर 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, दोस्तों याद रखना है। और इस दिवस को कब से मनाना शुरू किया गया, अभी हाल ही में आरओ एग्जाम जो हुआ था, है ना, आपके यूपीपीएससी आपका कराता है, जो आपके पेपर को कराएगा वही जो आपके आरओ का करवाया था। तो लेवल भी ठीक ठाक हो सकता है।
तो दोस्तों 2010 से ये सर्वप्रथम मनाया गया था। ये जो आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस है ये 2010 को सबसे पहले यहाँ पर मनाया गया था, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यहाँ पर देखा जाए 23 नंबर है और 23 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो दिया गया है अनुच्छेद नंबर आपका 43 का ए, अनुच्छेद नंबर 43 का ए, ये भाग 4 में संविधान का जो संशोधन हुआ था 1976 में 42वें नंबर में, तो ये एक अंतर स्थापित करके प्रावधानित किया गया था। राज्य किसी भी उद्योग में लगे जो उपक्रम हैं, उद्यान हैं, संगठन हैं, उनमें कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। यानी इसको बाद में इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और एक और जोड़ा गया था, स्त्री और पुरुषों का जो वेतन है समान होना चाहिए, और साथ में ये वाला जो अनुच्छेद है ये भी आपका जोड़ा गया था 42वें में। तो इसलिए आपका पॉइंट आपका अच्छा है। संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप इनमें से क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप इनमें से क्या है? 24 नंबर आपसे कह रहा है। या लागू किया जा सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। या लागू नहीं किया जा सकता, ये क्या बात हो गई? यानी संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप आपका है, तो विधिक स्वरूप यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक सर्वोच्च न्यायालय का एक मामला आया था, बेरूबाड़ी का मामला, कि संविधान की प्रस्तावना के संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती वाद जब आया तो उसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया था। तो जब मान लिया था तो इसका आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। केशवानंद जो आपके थे उन्होंने माना था, लेकिन बेरूबाड़ी जो मामला आया था उसने इसको नहीं माना था। ठीक है ना, ये एसआई में क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 25 है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी नियोजित आपका दिया है, और नियोजित की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने दिया था। यानी प्रश्नगत के हिसाब से देखा जाए तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था, है ना। यानी कि औद्योगिकरण, मशीनीकरण का विरोध किया था। कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। यानी देखा जाए तो आपके सजी जो आपका 6ठी अनुसूची है, और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ये जो आपके 4 राज्य हैं, यहाँ की जनजातीय क्षेत्रों में ये प्रावधान आपके लागू होते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है सिक्किम, नागालैंड में तो होगा नहीं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका हो जाएगा वो सर जी इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26 नंबर में तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा त्रिपुरा में लागू होते हैं। कहाँ कहाँ पर? देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, लेकिन सिक्किम, नागालैंड में नहीं होते। और आपसे है पूछा है तो आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित आपका नहीं है। यानी 27 नंबर आपसे दिया गया है तो ध्रुवदास दिया गया, ध्रुवदास, और यहाँ पर इनकी रचना का नाम है भगत नामावली दिया गया है। ठीक है ना, ये सही है। नाभादास, भक्तमाल, आप कहेंगे सर ये भी सही है। रसखान का दिया है रसिक प्रिया दिया गया है। थोड़ा सा डाउट आपको लग रहा होगा कि सर जी यहाँ पर देखा जाए जो रसिक प्रिया है वो तो केशवदास की है, ये जो आपकी है वो आपकी केशवदास की है, और जब केशवदास की है तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा, सी नंबर आपका जवाब बन जाएगा। उस्मान की चित्रावली हो जाएगी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है, और 28 नंबर में आपको मालूम है कि जो मराठा शासक थे वो किसी राज्य की सुरक्षा के लिए एक टैक्स लेते थे, उस टैक्स को बोलते थे चौथ कर। क्या कहते थे सर? उस टैक्स को चौथ कर कहा जाता था। यानी चौथ कर उन प्रांतों से लिया जाता था जिनमें मुगलई कहा जाता, जिन्हें मुगलई कहा जाता था। यानी इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण पर लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था कि अगर हम आपसे कुछ टैक्स ले रहे हैं तो दूसरे इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, हम यहाँ पर खुद लड़ाई करेंगे उनसे। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था। एग्जाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अभिनव भारत ना आए एग्जाम में तो बेकार है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका विनायक दामोदर सावरकर है। विनायक दामोदर सावरकर है, इनके एक भाई थे, बड़े भाई थे शायद, गणेश दामोदर, है ना। इनके भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर, तो इन्होंने मित्र मेला संगठन शुरू किया था। बाद में क्या हुआ 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर दिया और अभिनव भारत समाज यहाँ पर रख दिया था, यंग इंडिया सोसाइटी जिसे कहते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। आज से कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है। यानी सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी विकिरण होता है, तो इस विकिरण से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है। 30 नंबर आपका दिया गया है, और 30 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी थोड़ा सा क्वेश्चन समझने लायक है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो कोई मतलब नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड और आपका ओजोन है। तो आप कहेंगे सर जी क्या यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण है
उसकी क्रिया के द्वारा, हाँ देखिए सूर्य से आने वाली जो आपकी क्रिया होती है ना, वो क्रिया यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन से आपकी करती है, उसके अणुओं को कह सकते हैं जब क्रिया होती है तो ये समताप मंडल में ओजोन का निर्माण करती है। यानी ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा ही होता है और ये संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा है वो किरणें ऑक्सीजन पर प्रहार करती हैं और 2 परमाणु में तोड़ देती हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके O3 बना देता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको इसमें भी आपको थोड़ा सा माइंड में कम बैठ रहा है तो आपको बता दें कि जब प्रारंभ में कहते हैं ना कई करोड़ वर्ष पहले जब कुछ नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ सिर्फ पानी पानी था, है ना। इसके पहले आग थी यहाँ पर, इसके बाद बारिश हुई और जब यहाँ पर घास जगना शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर लोहा रहता था और सूर्य की किरणें होती थी, तो धीरे धीरे क्रिया करके ओजोन की लेयर बनना शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं वो सूर्य के प्रकाश से तो हुआ है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस बात को समझिएगा क्योंकि आज के टेस्ट पेपर में हर एक क्वेश्चन में, है ना, बहुत ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जिनको बड़ा डिफिकल्ट आपका है ना। यहाँ पर देखो दिया है पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि आपकी थी, 31 नंबर आपका दिया गया है। और हमने कहा है कि वैसे 30 ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं ताकि टेस्ट पेपर थोड़ा बड़ा हो सके, क्योंकि हमारा मन 30 क्वेश्चन में भरता नहीं है। जब तक हमारा पेट ना भरे तब तक लगता है पढ़ाते रहें, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम आपको और बढ़ा देते हैं, 2 4 10 क्वेश्चन और ले लेते हैं। और अभी आपको करंट अफेयर भी आपको ऐड करेंगे 1 तारीख से, जो हम आपको क्लासें देंगे, है ना, टाइपिंग में जो आपकी करंट अफेयर है वो आपको ऐड कर दिया करेंगे, तो 50 क्वेश्चन कर दिया करेंगे, तो पढ़ने में और आनंद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी आपकी, वो समुद्रगुप्त की थी। किसकी थी सर जी, समुद्रगुप्त आपका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक इनमें से कौन था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक, तो आप कहेंगे सर विक्रमशिला है आपके धर्मपाल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यानी धर्मपाल जो आपके थे ये एक बौद्ध था, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इसको परम सौगर की उपाधि भी दी गई है, तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था। तो विलय नीति में सबसे पहले सजी आया था सजी करौली या सतारा, तो आप कहेंगे सजी सतारा आया था। सतारा सबसे पहले आपका आया था, सतारा आया था, है ना। ये आपके 1848 में, फिर जैतपुर संभल को 1849 में, बालघाट को 50 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का जो आपकी उपाधि थी उसको त्याग दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि आपको मालूम है जलियांवाला बाग नरसंहार, आपको गद्यांश में इस क्वेश्चन को आपको कई बार पढ़ाया गया है कि सर जी जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विचारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना, अपनी नाइटहुड की उपाधि आपके वापस कर दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। यानी तेल की कीमत जैसे जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तेल सरकारी जो नियंत्रण मुक्त आपके पदार्थ हैं, इनके जो कीमतें आपकी हैं उसका निर्धारण जो करती हैं वो आपकी तेल कंपनियां ही करती हैं। यानी यहाँ पर 35 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा कि जिनकी कीमतें जो आपकी है ना तेल कंपनियां ही इसका निर्धारण करती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1914 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। तो 1944 में गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो थे आपके श्रीमान नारायण अग्रवाल थे। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर है कि जो 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन जो कि प्रतिपादित किया था वो किया था किसने, तो आपके श्रीमान नारायण अग्रवाल ने यहाँ पर किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा और इसे गांधीवादी योजना के नाम से भी जाना गया था। तो ये जो योजना थी कहीं ना कहीं गाँवों में जो विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था है उस पर फोकस की गई थी, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2011 1 से लेकर 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि दर, यानी देखा जाए तो 10 वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी देखने को मिली थी वो कितनी देखने को आपको मिली, ये आपसे पूछा गया है। तो सर यहाँ पर देखा जाए 17.70% जो आपका है ये वृद्धि मिली थी। जनगणना से क्वेश्चन आपके बनते हैं आर एग्जाम में, जनगणना से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आपके बन जाते हैं, 2 का और 3 भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो हम आपको जनगणना अलग से आपको पढ़ा भी देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं सर वो कब मनाया जाता है पूरे देश में, यहाँ पर मनाते हैं 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं सर जी, 24 दिसंबर को, है ना, याद रखना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और ये 1986 को उपभोक्ता एक संरक्षण अधिनियम आया था, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, उसके बाद ये लागू हुआ था।
तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर देखा जाए तो ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ना, ये आपका 24 हो जाएगा। वहीं पर भारत की बात करते हैं तो भारत में 15 मार्च को मनाते हैं। क्या भारत में मतलब ये राष्ट्रीय दिया है, यानी भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता है और विश्व में 15 मार्च को मनाते हैं। यानी विश्व उपभोक्ता दिवस से आपसे पूछ लेता है तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 15 मार्च को, यानी अंतर्राष्ट्रीय ये वाला है 15 मार्च को। और जो राष्ट्रीय है यानी भारत में मनाते हैं वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। दोनों चीज़ों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी दिक्कतें आपकी हो जाती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए होगा कि निम्नलिखित में से किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर नदी है चंबल, दामोदर, गंडक और रामगंगा। ऑप्शन के अनुसार आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। बाकी जो लोग यहाँ पर LT ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऐप से जुड़कर 99 रुपये में अपनी तैयारी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। जीके भी आप कर सकते हैं, यानी जीके के जैसे हम क्लास देते हैं। तो जब मैराथन क्लास कराएंगे तो ये PDF तो आपको मिलेगी, साथ में हिंदी साहित्य जो आपका पूरा टारगेट है, पूरा फोकस है हिंदी साहित्य का, तो इसमें आपको अच्छे खासे नोट्स मिलेंगे, हाईलाइट नोट्स होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी हमने यहाँ पर आपको क्लिक कर दिया है। साथ में यहाँ पर आपके PY की क्वेश्चन भी हैं, आपके कवि और रचनाएं हैं, आपके लगभग 30 महत्वपूर्ण कवियों की जीवन परिचय, उनकी रचना का डिटेल भी है। साथ में आपके टेस्ट सीरीज भी 25 एग्जामों के टेस्ट सीरीज है। अभी आपके देखिए सीटेट एग्जाम है ना, इनके भी आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, यूपी टेट का पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट है ना। और साथ में आपका यूपी पुलिस रिलेटेड है, SI से रिलेटेड है, आप बैंक से हैं, रेलवे से तैयारी कर रहे हैं, तो सबकी टेस्ट सीरीज इसमें आपको ऐड है। यानी 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि जैसे ही आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको टेस्ट पास मिल जाता है। जैसे आप लोग टेस्ट बुक में परचेज करते हैं ना, टेस्ट बुक में परचेज करते हो तो आप लोग 299, 399, 799 रुपये आपसे लिया जाता है। लेकिन हमारे ऐप में वो सुविधा है, वही सुविधा कि टेस्ट पास मिलता है, लेकिन ये टेस्ट पास आपको हमारे कोर्स में ही मिल जाता है। उसका चार्ज हम पे करते हैं, टेस्ट बुक को उसका चार्ज हम पे करते हैं, ठीक है ना। और आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। तो हमारे कोर्स में ये सुविधा आपको की गई है कि कोई भी कोर्स अगर परचेज कर लेते हैं तो टेस्ट पास आपको मिल जाता है। तो टेस्ट सीरीज में मत जाइएगा, कोर्स परचेज के बाद टेस्ट पास आपका एक अलग ऑप्शन आ जाता है माई कोर्स के पास में, तो उससे आप लोग अपने टेस्ट पेपर भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ढेर सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। डेमो PDF आपको देखना है तो डेमो भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना देखते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को।